Assalamu alaikum. This is Strategic Marketing, course code MGT519, and this is our 11th lecture today. But before we move on to the actual topic of the day, let's have a brief recap of what we studied in the previous lecture. अपने previous lecture में हमने जो Ansoff का matrix था उसको पढ़ा, उसके बारे में हमने information ली, जो 5 M's थे उसके बारे में, जो फर्म के अपने इंटरनल रिसोर्स की असेसमेंट होती है उसके बारे में हमने पढ़ा, स्वॉट एनालिसिस, किसी कंपनी की भी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, उसका एनालिसिस किस तरह किया जाता है, क्या क्या उसके फ़वाइद हैं, क्या क्या उसके नुकसानात हैं, कंपनी को एक करेक्ट असेसमेंट के बाद क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने एक डिटेल में इसको पढ़ा। फिर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान जो है उसमें स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा, प्लान की इम्प्लीमेंटेशन, प्लान एनालिसिस, प्लान कंट्रोल और इसका एवेल्यूएशन प्रोसेस। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग के बारे में, कि किसी भी प्लान जो है उसका ऑब्जेक्टिव सेटिंग किस तरह की जाती है, क्या प्रोसीजर है, उसका क्या फ़ायदा है, ऑब्जेक्टिव्स किस किस्म के होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए, वो टाइम बाउंड होने चाहिए, दे शुड बी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स मीन्स कि वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। उसके बाद रिसर्च और उसकी डिज़ाइनिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ा, और आखिर में हमने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ इस प्रीवियस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि दिस इज़ परहैप्स द बैकबोन ऑफ एनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज़, यू हैव guessed it correctly, that's the segmentation, targeting and positioning, the STP. The segmentation, targeting and positioning is perhaps the most important thing किसी भी marketing plan के लिए, क्योंकि it is the essence of the marketing concept. The essence is the idea of placing customer needs at the center of the organization's decision making. कोई भी मार्केटिंग प्लान, कोई भी जो स्ट्रेटेजिक प्लान की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले कंपनी की, जब एक दफ़ा, जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कंपनी ने एक दफ़ा उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक दफ़ा बजट एलोकेट कर दिया, उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान है वो एक दफ़ा अप्रूव हो गया, तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था, कि वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो कि 5 से 10 साल के अरसे में कंपनी ने अचीव करना होता है। लेकिन उसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ अ मार्केटिंग प्लान। अब जो मार्केटिंग प्लान है वो एक एनुअल बेसिस पे बनता है, वो एक पीरियोडिक बेसिस पे बनता है, और उस बेसिस के बाद कंपनी अपने मार्केटिंग प्लान की इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो पेपर की डिस्कशन हो रही थी, जो सारा कुछ ऑन पेपर था, अब वो एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। इस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पहली चीज़ है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्लान, दैट इज द सेगमेंटेशन। Segmentation is the heart of the marketing process, in which is the STP. The first step in this complete program is to understand the market by segmenting it. कि मार्केट के बारे में पता करना कि जो एक टारगेट मार्केट है जिसमें कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, वो टारगेट मार्केट एक्चुअली है क्या जो प्रोडक्ट है और जो मार्केट है वो आपस में कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, क्या वो आपस में कोरिलेट करती हैं। ये समझना जो है वो कंपनी के लिए बेहद ज़रूरी है बिफोर दे एक्चुअली गो ऑन टू लॉन्च दैट प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंट द प्लान। सेगमेंटेशन में सबसे पहले ये समझने की बात है कि जो मार्केट्स हैं, जो टारगेट मार्केट्स हैं, they are very complex and they consist of a variety of buyers. कोई भी मार्केट जिसमें कंपनी अपने प्लान को लॉन्च करने जा रही है, that consists of different sets of people within the market. जैसा कि हम हर दफ़ा ये बात करते हैं कि जो भी human beings themselves are extremely dynamic,
उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका कॉग्निटिव प्रोसेस, दैट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड येट इट कैन बी एक्सट्रीमली सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक. अब इस किस्म की uneven situation में जिसमें you cannot actually predict the behavior of your target, उस सूरत में कोई भी प्लान बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में, होमोजीनियस सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए और उस डिवीजन के बाद एक्चुअली उस मार्केट को समझा जाए कि इसमें क्या क्या लोग हैं, क्या क्या पोटेंशियल है टारगेट मार्केट में, कंपेटिटर्स का क्या रोल है और उसके हिसाब से कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं, कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ क्या फेस हो रही हैं और कंपनी को क्या क्या थ्रेट्स हैं. इन चीज़ों के बारे में जब एक दफ़ा कंपनी को पता होगा तो ओनली देन वुड दे बी एबल टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द प्लान टू इट्स ट्रू स्पिरिट एंड फॉर्म. When we say that markets are complex and they consist of a variety of buyers, this means that the buyers, they're very different on the basis of their motives and on the basis of their backgrounds. एक मार्केट में एक जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स और उनके डिफरेंट मोटिव्स जो हैं उसके हिसाब से उनका बिहेवियर शेप अप करता है. अब एक ही जगह पे आप समझें कि अब दो बंदे किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो साथ साथ बैठे हुए एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन उन दोनों के रीजंस ऑफ ट्रैवलिंग विल बी डिफरेंट. वो काम एक तरफ कर रहे हैं, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं की तरफ जा रहे हैं, एक ही बस में जा रहे हैं, बस का ड्राइवर एक है, बस एक है, बस के तमाम तो जो सिचुएशन फेस हो रही है दैट इज सिमिलर, बट देयर मोटिव्स आर डिफरेंट एंड chances are that their backgrounds will be different as well. Similarly, इसी अपने एग्जाम्पल को अगर हम एक्सपैंड करें, एक बस से निकाल के एक ह्यूज मार्केट में ले आए, तो एक मार्केट में भी जो आपका बायर है, जो आपके टारगेट, आप जिस मार्केट को कर रहे हैं, उस मार्केट में जो बायर्स हैं दे आर डिफरेंट. उनका थिंकिंग प्रोसेस इज डिफरेंट, देयर रीजन ऑफ परचेजिंग एंड गुड और सर्विस इज डिफरेंट. उनका मोटिव फर्क है और वो किस तरह उस चीज को परसीव करते हैं, दैट परसेप्शन इज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, ऑफ देयर एज and various other factors and various other variables which we are going to discuss in these coming slides. अब जब किसी बंदे के मोटिव्स डिफरेंट हैं, उनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, तो दिस विल लीड टू डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स. इसीलिए जब हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक पॉइंट आपको उस वक्त कहा था कि जो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो डिफरेंट हायरार्की ऑफ नीड्स में जो उनकी उस वक्त की पर्टिकुलर नीड होगी दैट कैन बी डिफरेंट. अगर किसी बंदे की हंगर जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड, तो हो सकता है कि दूसरे बंदे की जो बेसिक नीड है दैट विल बी इज थर्स्ट. सो दीज आर द डिफरेंट बैकग्राउंड्स और मोटिव्स की बेसिस पे एक बंदे की जो नीड्स हैं they can be different. Now let's look at this model which actually shows कि जो market segmentation का complete process है वो है क्या. So we'll take a look at this model और ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि ये हम आगे चल के जो हम बात कर रहे हैं segmentation की वो है क्या. This model actually depicts the complete marketing segmentation process, the complete segmentation, the targeting and the positioning, the STP process को sum up कर दिया गया है in these 4 boxes. जो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे अपर कॉर्नर पे जो बॉक्स है जिस with the heading of market segmentation. What is market segmentation is कि एक मार्केट को homogeneous
बेसिस के ऊपर स्प्लिट कर दिया जाता है. कस्टमर्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, और उन नीड्स के हिसाब से मार्केट सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड. Once this formation is done, then within the market segmentation, the second process is to develop profiles of the resulting market segments. सबसे पहले जो मार्केट सेगमेंट है, जो एक मार्केट का एक टारगेट बनाया गया है, एक मार्केट के जो हिस्से किए गए हैं, तो सबसे पहले मार्केट का हिस्से किए गए. एंड वंस दैट सेगमेंटेशन इज डन, फिर उन पार्ट्स, दो सेगमेंट्स, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज कलेक्टेड. And then that information is utilized to obtain results for the process of development of the future plans and their implementation. Once the market segmentation process is done, then comes the process of identification of the target market. अब जो target market की identification है, इसमें है सबसे पहले the evaluation of attractivity of each segment. Once the market is divided into segments, their information is collected, it's researched and collected and then studied. और जब वो उसको स्टडी कर लिया तो उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या ये जो हमने टारगेट मार्केट सेलेक्ट की है, is it attractive enough that the product can be launched in this particular segment? Is this the right market where the business can prosper and flourish? These are the kind of things which are to be studied and decided upon after the segmentation process is done and the target markets are defined. सारी segmentation का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि you're actually able to know कि क्या ये market इतनी attractive है कि company अपनी investments उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को देखते हुए करे और उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे, which is going to take lot of resources, lot of time, right, lot of energy, lots of expenses, and once all these investments have been done, only then will the company be able to get into the profit, start the process of earning profits. So attractivity of each segment is done, and once the attractivity is considered, then this particular target segments जहाँ पे कंपनी को लगता है कि ठीक है इन segments पे we can now start the process of SDP, तब वो process start किया जाता है. Once the target segments have been selected, then the process of positioning starts. यानी STP में S भी कवर हो गया और T पार्ट भी कवर हो गया. अब जो पोजिशनिंग का पार्ट है वो शुरू हो रहा है. दैट इज कि जो हर सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया गया और सेलेक्ट कर लिया गया कि दिस इज द टारगेट मार्केट, फिर उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स का जो डिफरेंशियल एडवांटेज है कि कंपनी को उस सेगमेंट में अपने आप को पोजीशन करने का क्या बेनिफिट है. कंपनी अपने आप को जब उस टारगेट मार्केट में प्लेस करेगी तो विल इट बी एबल टू अचीव द प्रॉफिट्स, द डिजायर्ड प्रॉफिट्स जो कि उसका टारगेट है. क्या कंपनी ये सब कुछ कर सकती है? अगर तो कंपनी ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही है, कंपनी को लगेगा कि हम ये अचीव कर सकते हैं, तो देन दे विल पोजीशन देमसेल्व्स. पोजीशनिंग वो अपने आप को उधर प्लेस करेगी. इसके लिए जो पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट and the selection of positioning concepts is very important. The right selection of position concepts has to be done so that the brand can be positioned in that target market. और positioning किस तरह होगी? Positioning इस तरह होगी कि जो target market के जो users हैं, जो potential buyers हैं, उनके हिसाब से, उनके बैकग्राउंड्स के हिसाब से, उनके मोटिव्स के हिसाब से उस प्रोडक्ट को उधर
प्लेस किया जाएगा. After positioning comes in the phase of market planning. Once a product is positioned, then the development of the right combination of the marketing mix for each segment according to the chosen position, फिर मार्केट प्लानिंग का फेज शुरू हो जाएगा. यानी एक जब आपने अपनी टारगेट मार्केट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने जो अपना डिफरेंशियल एडवांटेज है जो कि सेगमेंट में आपको नज़र आ रहा है, आपने वो भी डिफाइन कर दिया. फिर जो पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट्स की सिलेक्शन है वो भी कर ली, और उसके बाद अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, प्रोडक्ट की प्लेसमेंट किस तरीके से होगी, प्रोडक्ट को तमाम तरह जो मार्केटिंग मिक्स के जो 4 P's हैं उसके हिसाब से चल के और मार्केट प्लानिंग का फाइनल फेज शुरू हो जाता है. वंस द मार्केट प्लानिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, then the company actually goes on to implement the STP plan. Markets also have disparate macro environment factors affecting them. इसका मतलब ये है कि एक मार्केट के में कंपनी को तो इंटरनल जो माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं वो तो इफेक्ट कर ही रहे होते हैं, लेकिन दे आर कंट्रोल्ड, दे आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसके साथ साथ उस कंपनी को उस मार्केट में बहुत सारे एक्सटर्नल डिफरेंट डिग्री के मैक्रो एनवायरनमेंट फीचर्स भी जो हैं वो भी कॉन्स्टेंटली इफेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि मार्केट का जो इक्विलिब्रियम होता है उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है. ये मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो हैं, दे कैन बी आइदर लीगल, they can be political, they can be technological, या किसी भी डिफरेंट तरीके के कोई भी अनफोर्सीन ऐसे इफेक्ट्स आ सकते हैं जो कि मार्केट के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं. दूसरी चीज which has to be understood is कि there are different levels and types of competition. इसका मतलब ये है कि जो मार्केट्स होती हैं they are rarely homogeneous, यानी it is extremely difficult and very rare कि एक मार्केट A और एक मार्केट B would be same. Just think of this example कि एक लाहौर शहर, एक within the same city, आप एक लोकेलिटी ले लीजिए डिफेंस की और दूसरी लोकेलिटी ले लें आप अल्लामा इकबाल टाउन की. Within the same city, within a distance of say 20 kilometers, उन इतने से फासले में ही जो मार्केट हैं जो कि उन दोनों जगहों पे ऑपरेट कर रही हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं. द मार्केट ऑफ डिफेंस एंड द मार्केट ऑफ अल्लामा इकबाल टाउन within the same city at a distance of 20 kilometers from each other is going to be extremely different. और इसकी वजह से जो एक ही मार्केट में जो चीज़ें लॉन्च हो रही होंगी, एक ही कंपनी की प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही होंगी, उनका रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दोज मार्केट्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट. इसी वजह से अक्सर दफ़ा आपने देखा होगा कि एक सेम कंपनी की चीज़ें विद इन द डिफरेंट मार्केट्स उनकी जो वैरायटी होती है वो दैट्स डिफरेंट. अब बाटा शूज़ को ही आप इनका एग्जांपल ले लें, उनकी जो वैरायटी, जो शूज़ डिफेंस की आउटलेट्स में होंगे वो सारे शूज़ नॉट नेसेसरली अल्लामा इकबाल टाउन की भी आउटलेट में हों. और इसी तरह जो शूज़, जो चप्पलें, जो चीज़ें अल्लामा इकबाल टाउन में हो सकता है कि वो डिमांड उतनी डिफेंस के आउटलेट में ना हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी. तो कंपनी अपनी टारगेट मार्केट के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट करती है. और सिमिलरली कंपनी को डिफरेंट टारगेट मार्केट्स में डिफरेंट किस्म के कॉम्पिटिशन्स फील कर रही होती है, जिसके हिसाब से they would like to make a strategy, but then not necessarily would a company always have a strategy for each market, especially with multinationals operating. If
for example, McDonald's is operating in Lahore, या McDonald's is operating in Karachi. So not necessarily कि अगर उनकी एक ब्रांच जो है वो डिफेंस में है, दूसरी गुलशन इकबाल में है, तीसरी KDA स्कीम में है और चौथी जो है वो क्लिफ्टन में, तो टारगेट मार्केट तो वहाँ पे डिफरेंट होगी, उसके जो प्रोडक्ट के यूजर्स हैं उनके वो तो डिफरेंट होंगे, लेकिन कंपनी जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज ग्रुप है वो नॉट नेसेसरली कि वो डिफेंस के आउटलेट में फ्लेवर्स डिफरेंट दें, जो गुलशन इकबाल के आउटलेट हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें ऑफर करे, KDA स्कीम में डिफरेंट चीज़ें ऑफर डिफरेंट करे, नॉट नेसेसरली, बट व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज कि वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट टेस्ट्स वो अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो टारगेट मार्केट के टेस्ट के हिसाब से करेगी. दे विल बी ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स अक्रॉस द बोर्ड बिकॉज इट्स अ फ्रेंचाइज अंडर वेरी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स, बट देन according to the target market, according to the tastes of that market, according to the local competition that they're having, वो उसके हिसाब से अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो उन्हीं चीज़ों के हिसाब से करेगी. एंड इफ़ यू रिमेंबर पोर्टर्स मॉडल कि कंपनी अपनी हर लेवल की, हर डिपार्टमेंटल जो की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो कंसिडर कर रहे होते हैं ऑन दैट मॉडल, सो दैट द कंपनी इज एबल टू gauge the margins of revenue and cost that is being incurred. तो इस लिहाज से कंपनीज जो हैं वो अपने आप को वेरी करती रहती हैं अपनी इन्वेंट्री पर. Marketers, they need to develop an approach that considers such factors as increased competition, better informed and educated customers and changing patterns of demand. जब आप एज मार्केटर्स किसी भी मार्केट की सेगमेंटेशन का काम कर रहे हैं तो सेगमेंटेशन करते वक्त व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू कंसिडर कि जो भी आप अप्रोच बना रहे हैं फॉर दैट मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो कंपटीशन है विच इज इंक्रीजिंग, वो कंपटीशन को भी यू नीड टू स्टडी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड your competitors' moves, your competitors' products, and the strengths of your competitors' products, and vice versa, its weakness as well. तो आपको अपने competitor की एक complete picture अपने सामने होने चाहिए, उनकी हर मूव के बारे में पता होना चाहिए. Only then will you be able to differentiate yourself or deal effectively with the competitors moves and the competitors products, because at the end of the day your goal and the goal of your competitor is to earn maximum profit. और अपना जो competitor है, since आप अपने उनके लिए और हमारे लिए वो एक competition में है, तो दोनों केसेस में कंपनीज वुड वांट कि वो अपने कंपैटिटर्स से ज़्यादा मार्केट शेयर भी लें, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी अर्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रांड इमेज भी मार्केट में कम रखें. सो हर इस चीज़ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द कंपनी, फॉर द मार्केटर टू अंडरस्टैंड द कंपैटिटर्स, द competition, the level of increasing the competition, because with the passage of time, with the level of awareness, with the level of technology spreading across the board, the level of competition is increasing day by day. And what you should always consider and understand is कि जो भी नया entrant market में आ रहा है वो he is better prepared than you are, because वो आपकी move, आपकी competitor की move, हर एक की move जो है वो new entrant देख के उसके बाद अपना corrective और preventive action निकाल के वो फिर market के अंदर आ रहा है. So you need to be beware of the increasing competition in the market. जिस तरह अभी मैंने बात की है कि जी जो आपका competitor, जो न्यू एंट्रेंट्स है मार्केट में, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर बेटर इन्फॉर्म्ड, और वो अपने प्रोडक्ट की लॉन्च करने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके आए हैं. इसी तरह जो आपका कस्टमर है, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि विद द लेवल ऑफ अवेयरनेस, विद द लेवल ऑफ एजुकेशन, with the increase in the frequency of channels and internet and the media and cable and magazines and the discussion and the transfer and the exchange of ideas between people, your customer is getting better informed
and you have a much more educated customer. अब एक educated customer को deal करना is different than dealing with a person who's not much better informed, who's not that educated. But with the increase in the level of awareness and with the level of information and the education that people are getting, and then the share of ideas has actually increased the level of competition, because आपके competitor और आप और जो new entrants हैं वो सब एक ऐसे customer को target कर रहे हैं जो कि who knows your product very well, who knows your competitor's product very well, and who knows कि अच्छा market में who is going to be the new entrants and what product are the new entrants offering and where do they excel or compete with the existing people as well, with the existing companies. Secondly, the more the better informed the customer is, उसकी need level बढ़ती जाएगी और वो आपके प्रोडक्ट की निटी ग्रिटी को समझने की कैपेबिलिटी ज़्यादा रखता जाएगा, और जो आपके मार्केट की खराबियां हैं, आपके जो प्रोडक्ट की खराबियां हैं, वो मार्केट में स्प्रेड करने की भी उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है. सो द नेगेटिव word of mouth communication can actually act as a disaster, since you have a customer who's much more educated, but at the same time it's much easier to convince an educated customer than to convince someone who's not so well informed, who's not so aware about his surroundings, about the product that is being used. तभी अगर आप आजकल की advertisements देखिए तो जो companies हैं they actually get right into the heart of the problem और वो उसका solution technical terms में बता रहे होंगे. अगर अब आप कोलगेट का टूथपेस्ट का ऐड लें तो वो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जो पहले के एड्स होते थे, अगर आपको याद हो मेनी इयर्स अगो डेंटोनिक का ऐड होता था, एक कार्टून कैरेक्टर इज मूविंग अलोंग, देन ही गेट्स इन ऑनटू अ बिलबोर्ड, देयर इज अनदर कार पासिंग बाय, ही थ्रोज द अल्फाबेट्स टुवर्ड्स दैट कार्टून कैरेक्टर एंड इट सडनली मेंशंस डेंटोनिक टूथ पाउडर. यू सी, आज का जो है उसमें एडवर्टाइजमेंट में वो लोगों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो और उसका सोल्यूशन बताते हैं कि अच्छा जी, अगर गम स्वेल कर गए हैं, अगर दांतों से खून आ रहा है, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजूहात ये हैं, उसके ये वो हैं और इसका सोल्यूशन इज द टूथपेस्ट. सो द कंपनीज आर एक्चुअली यूजिंग द अवेयरनेस लेवल ऑफ देयर कस्टमर्स एंड इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि यस द कस्टमर नोज ऑल दीज थिंग्स, और फिर उसका उस लेवल से उसको मैसेज पास अक्रॉस किया जाता है. Thirdly, we should also understand is the changing patterns of demand. जो आज का कस्टमर है, because of the immense choices that he has, जो कि competition इतना है मार्केट में, and because of the level of information and the level of education that they have, the patterns of demand is changing. अगर आज से 10 साल पहले एक सेलुलर इंडस्ट्री में एक यूज़र की डिमांड ये थी कि उसको एक ऐसी सर्विस मिले जिसमें वो कॉल डायल कर सके और उसके साथ साथ उसको सस्ती जो है वो कॉल रिसीव कर सके. यस, इनकमिंग कॉल्स पे भी वो पे कर रहा होते थे उस ज़माने में लोग, बट उनके चार्जेस डिफरेंट होते थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद इंफॉर्मेशन and with the competition, buyers actually understood कि not necessarily कि उनको जो है वो incoming calls का भी पे करना पड़े या incoming text messages का भी पे करना पड़े जैसा कि उनको पहले करना पड़ रहा था. So with the passage of time, with the increase in competition, with the increase of information, suddenly they actually got to know कि market में there are different options as well. Now moving on to the next slide. We can see that the changing demand has primarily given rise to the need of the segment markets. Ab segmentation, like we were studying, is the process of dividing the complete market into equal homogeneous segments on the basis
of similarities within a same segment. यानी जब एक मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, उसको हिस्से किए जाते हैं, तो जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है उसमें उन लोगों को प्लेस किया जाता है who have similar characteristics, जो कि similar हैं on the basis of their age, on the basis of their profession, on the basis of their education, on the basis of their interests, on the basis of their hobbies. तो किसी ना किसी एक सिमिलैरिटी जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किन किन बेसिस पे सेगमेंटेशंस होती हैं, तो उन वेरिएबल्स की वजह से जो सेगमेंटेशन होती है वो सेगमेंटेशन में वो जो लोग होते हैं देयर चेंजिंग डिमांड, their demands may change like you were studying in the previous slide. और जब वो demands change होती हैं तो actually उस वक्त जो segmentation का process है उसकी practicality जो है वो उस वक्त implement हो रही होती है, because लोगों की demands change होने की वजह से हो ये सकता है कि उसी segment में, उसी market में जो same segments हैं वो re-segmentation होनी पड़ेगी, वो सेगमेंटेशंस चेंज करनी पड़ेगी, जो उसके एक्चुअल जो हमने डिविजन्स की हुई हैं वो डिविजन्स को बदलना पड़ेगा. और ये इसलिए होता है बिकॉज लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. Somebody who was in a lower income group has worked so hard over the period of time कि वो 20 years या after 15 years वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बजाय किसी दूसरे सेगमेंट में आ गया, वो एक लो इनकम ग्रुप से मीडियम इनकम ग्रुप में आ गया. सो वो चीज़ें जो उसको एक लो इनकम ग्रुप में अपील करती थी वो दैट मे नॉट अपील टू द बायर एनी मोर, उसको एक हायर एंड प्रोडक्ट चाहिए होगा. अगर किसी को पहले 250 रुपये वाली चप्पल पसंद थी जिसको हम नॉर्मली हवाई चप्पल बोलते हैं, तो हो सकता है कि अब वो बाटा की कोई ब्रांडेड चप्पल लेना चाहे 800 रुपए की. सो विद द चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यू मे हैव टू चेंज दिस सेगमेंटेशन. सेकेंडली, जैसे कि जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है की एप्लीकेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है और which has given rise to different sorts of trends in the market, तो उसकी वजह से the companies are now trending towards individualism. अब companies individuals की needs को identify करके उनको satisfy करने को ज़्यादा importance देती है. अब आप मास्टर सेलेस्ट जो कि एक मास्टर कंपनी जो कि फोम्स बनाने के लिए मशहूर है, they have started offering a range of different mattresses by the name of Master Celeste. Why are they doing this? They're actually doing this because the demands of an individual customer are different from one customer to another customer, mainly because of the change of their standard of living and their education and their level of awareness. So जैसे जैसे लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करता जा रहा है, तो पीपल हैव नाउ स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस फॉर देयर कंफर्ट. वो ये कहते हैं कि अच्छा इफ आई हैव बैक एक तो मैं एक ऐसा मैट्रेस यूज़ करना चाहूँ जो कि हार्ड सरफेस का, तो उसके लिए उन्होंने एक चीज़ अपना प्रोडक्ट बना दी. साथ में कंपनी के दूसरे किसी यूज़र ने कहा कि नहीं, मुझे एक ऐसा मैट्रेस चाहिए जो कि मुझे गर्मी ना लगे, बिकॉज नॉर्मली जब मैं फॉर्म पे लेटता हूँ तो मुझे गर्मी बहुत लगती है. सो कंपनी सेड ओके वी गोइंग टू मेक ए मैट्रेस जो कि जेल की बेसिस पे होगा कि आपके बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसकी वजह से मैट्रेस हीट अप ना हो जाए. अनदर वन कम्स अप एंड सेज कि मेरी तो क्या ऐसी डिमांड है कि मेरे पास एक ऐसा फोम होना चाहिए कि जो कि मेरी बॉडी को सपोर्ट करे जब मैं लेटूं, बजाय इसके कि मेरी बॉडी जो है वो मैट्रेस के ऊपर हर तरीके से उसको रेस्ट ना मिले. तो बॉडी का इस तरह जब मैं लेटूं कि इवन जो गैप्स भी हैं, जो नीशेस जो कि ग्रूव्स बॉडी के बन जाती हैं, डिफरेंट कॉन्टूर्स ऑफ द बॉडी, उनको भी सपोर्ट मिले. तो आइडेंटिफाइंग दैट नीड, मास्टर डेवलप्ड अ मैट्रेस फॉर दोज पीपल एज वेल. सो दिस बेसिकली इज द प्रूफ कि
There's a trend towards individualism, a trend towards the satisfying of the needs of all individual target market on the basis of segmenting them with people having same needs in one segment and people having different needs in another segment. Consumers are now able to exercise their choice in the marketplace very freely. आज के कंज्यूमर और आज से 15 साल पहले 20 साल के कंज्यूमर में बहुत डिफरेंस था. जो पुराना कंज्यूमर था वो इतना ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव नहीं था, वो इतना ज़्यादा जो चीज़ अगर ख़राब थी भी तो वो उसको यूज़ करके फिर उसके बारे में बात करता था. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की अवेयरनेस में डिफरेंस आने की वजह से और एज ए जर्नल ऑन द होल मार्केट में लोगों के पेशेंस लेवल के कम होने की वजह से और विद द लेवल ऑफ टाइम अवेयरनेस की वजह से कि नाउ विद द एक्सेस ऑफ द मीडिया, विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट, पीपल नो कि ये जो प्रोडक्ट मुझे दे रहे हैं यही प्रोडक्ट सेम कंपनी अमेरिका में या वेस्ट में तो उसके वेरिएंट्स ही डिफरेंट है, उसके तो ऑप्शंस ही डिफरेंट है. So why should we be using this? We as consumer have rights too. So if someone who's sitting in another country is getting the same product, is getting the product from the same company but at different quality and at a different level, then why should I not get that same level of product if I am paying the same amount in my local currency? So with the passage of time, consumers are actually able to express their choice in the marketplace and they say, okay fine, if that's not happening and I'm still paying the same amount of money for this particular product, why should I go and buy your product when I have the option of buying the product of competitor D? You see, with the increase in competition and the level of increase in the standard of living, but with the change in the level of awareness, with the improvement in level of education and general knowledge of people, it's getting difficult for marketers to create a same product for everybody. So that's why what they do is that they split people on the basis of their segments and then develop or at least market products addressing the choice, the needs and the demands of their target market. These features have actually witnessed the growth of consumerism in emerging markets. इन ट्रेंड्स की वजह से जो emerging markets हैं, जो कि emerging countries हैं, जो developing countries हैं या वैसे ऐसी countries जहाँ पे पहले बहुत सारे ऐसे products की access नहीं थी, वहाँ पे इन तमाम चीज़ों की अब एक्सेस होना शुरू हो गई है, उनकी पहुंच हो गई है, वहाँ पे उनकी वहाँ तक रसद आसान हो गई है और इस वजह से वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब लोगों को एक ऑप्शन मिल गया है कि ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स व्हिच वर नॉट परहैप्स प्रीवियसली इन एक्सेस टू देम. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ टाइम when in the People's Republic of China it was not permitted कि कोई बाहर की चीज़ इस्तेमाल हो सके. उनकी गाड़ियों से लेके, कपड़े से लेके, एक सुई से लेके तो एक कंप्यूटर तक कोई भी चीज़ किसी बाहर के मुल्क की इस्तेमाल नहीं हो सकती थी. But with the passage of time, even in China, जहाँ पे level of awareness, level of education, with access of information in the markets, लोगों की जो लेवल ऑफ अवेयरनेस था वो बढ़ना शुरू हो गया. लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये जो पर्टिकुलर साइकिल हम चला रहे हैं, पीपल ऑफ सेम एज दे ड्राइविंग कार्स इन देयर कंट्रीज, सो व्हाई शुड वी बी राइडिंग अ बाइक व्हेन समबडी एल्स हु इज perhaps less educated than the guy in China is actually driving a vehicle? You see? So with the passage of time, with the level of awareness and interaction at the government levels, at many different levels, there is an increased growth of Western style luxuries and fast moving consumer goods, also known as the FMCGs, have been very rapid in the last decade,
because more liberal controls have been introduced in the Chinese market. इससे पहले चाइना के जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के जो हैं वो पॉलिसीज़ थी, सो मच सो कि इवन उनकी एयरलाइंस जो है डिफरेंट मुल्कों की वो चाइना में नहीं जा सकती थी. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, being Pakistani, was the first airline ever to have landed on a Chinese airport in the 1960s or 1970s. So clamped was the Chinese economy. But with the passage of time, there has been a growth in the Western style luxuries. लोगों के गाड़ियों का, कपड़ों का, घड़ियों का, ग्लासेस का, सेल फोन्स का, शूज़ का, उनके घरों का, उनके घरों की एक्सेसरीज का, घरों के फिक्सचर्स का, फिटिंग्स का, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लोगों को पता चलना हो गई कि ये तमाम तर चीज़ें आर अवेलेबल इन अदर कंट्रीज एट अ मच लो प्राइस. तो इसकी वजह से, इस कंज्यूमरिज्म के इंक्रीज की वजह से, इवन कंट्रीज लाइक चाइना वर फोर्स्ड टू ओपन देयर डोर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. One. Secondly, people had started to get an easier access to Western products because बहुत सारी Western companies which were previously operating in different countries moved to China because of the low labor costs. तो वही Dell company या वही Hewlett Packard company या Compaq की company which were producing their machines in Europe, in France, because of the low labor cost, they switched to China. और वो जब टेक्नोलॉजी का शिफ्ट होना शुरू हुआ तो people started having a taste for increased Western style luxury items. और with the passage of time ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पे अब इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं. So having discussed so much about segmentation, I think we are now ready to define what actually segmentation is. Segmentation is the process of breaking down the total market for a product or service into distinct subgroups or segments, where each segment may conceivably represent a separate target market to be reached within a distinctive marketing mix. So what this means is that the process of segmentation is कि पूरे market जो है किसी एक product या service के लिए it is actually broken down into subgroups or segments, और हर segment जो है वो एक मुख्तलिफ target market को address करेगी with a different set of marketing mix. तो अगर दो सेगमेंट, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी इज मेड इन द मार्केट, जो सेगमेंट ए है दैट इज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, दैट ऑल पीपल विद इन द एज ऑफ 18 to 25 years old को ये प्रोडक्ट ऑफर की जाएगी. और जो मार्केट टारगेट मार्केट बी है उसके जो लोग हैं उनकी डिवीजन has been done on the basis of their experience. So anybody who has an experience of 25 or more years is eligible to be a part of the second segment. और फिर उन दोनों segments के लिए एक distinctive marketing mix जो है वो बनाया गया. Of course, जो youngsters हैं within the age of 18 to 25 and those people जो के 20 years का एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनकी एज डिफरेंट होगी और उनको डिफरेंट किस्म के मैसेजेस अट्रैक्ट करेंगे. नॉट नेसेसरली कि अगर 7up जो है वो अपना ऐड बना रही है मिर्ची मसाले की चीज़ें इंजॉय करने के लिए, कबाब, शामी कबाब या सीख कबाब को खाएं 7up के साथ, तो वो यही मैसेज अपनी हायर एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनके लिए भी देखें. Because obviously if somebody has an experience of 20 to 30 years तो वो इस एज ब्रैकेट में नहीं फॉल करता. उसके लिए हो सकता है 7up की एज एडवर्टाइजमेंट बनाएं कि आप ज़्यादा खाना खा लें, आपको बर्निंग शुरू हो जाए, आपको नींद नहीं आए, you can have 7up. So you see, same product, same price, same company, same results, that is earning revenue, but the message that is passed across
to the different markets is different. Segmentation strategies of targeting and positioning start by recognizing the total demand market for a product, which depends on the specific tastes, need, and that these demands may differ as well. यानी जो segmentation strategies हैं of targeting and positioning, वो सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही होती हैं कि जो टोटल मार्केट है, जो टोटल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, it may be different from one segment to another depending on the specific tastes of that segment. लोगों की ज़रूरियात क्या होंगी और उनकी जो जो डिमांड्स हैं उसके हिसाब से जो total market for a product है that can be different. Now moving on to the next slide. Segmentation is the breaking down of the total market for a product or service into individual clusters of customers or segments. Segmentation में market को जो है वो different हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, different clusters में split कर दिया जाता है. These clusters are basically on the basis of different variables which I have said that we are going to discuss them later on. लेकिन ये जो clusters हैं they are on the individual basis of customers. So different groups of customers, different groups of segments is basically means that customers with similar needs are placed in one particular segment और जो दूसरे needs जो differ कर रहे होते हैं वो एक separate cluster में उनको place कर दिया जाता है. वो customers जो कि similar demand, जो कि similar demand preferences जिनकी होती हैं उनको एक segment में रखा जाता है. अब जो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग का जो मॉडल है, इट इज़ यूज्ड टू सेगमेंट. बाय सेगमेंटेशन इट मीन्स टू डिटरमिन विच काइंड्स ऑफ कस्टमर एग्जिस्ट. सबसे पहले व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जी एक मार्केट में, एक सेक्शन में, एक सेगमेंट में किस किस्म की जो कस्टमर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. क्या वो बहुत ब्रांड लॉयल किस्म के यूजर्स हैं? क्या वो बहुत फ्रीक्वेंटली ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? क्या वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर सकें? क्या उनके टेस्ट्स इतने हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स समझ आ सके उन्हें? और क्या वो इन तमाम चीज़ों का सही इस्तेमाल कर सकेंगे? सो जब व्हेन यू आर डूइंग दिस सेगमेंटेशन यू नीड टू नो दैट व्हिच काइंड ऑफ कस्टमर्स एग्जिस्ट जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, और आर these customers the target market that we actually have in our minds. क्या इसी किस्म के कस्टमर्स के बारे में हमने अपने या प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया था और इस्तेमाल किया था? कहीं कोई इसमें डिस्पैरिटी तो नहीं है? This has to be checked, seen and then implemented. Then target. Target is selecting which ones we are best off trying to serve. You see, आपने पूरी मार्केट को सबसे पहले सेगमेंट्स में तो डिवाइड कर दिया, उनको क्लस्टर्स में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है दैट्स गोइंग टू सर्व ऑल द सेगमेंट्स. वेल दैट्स नॉट पॉसिबल. इट मे, बट चांसेस आर कि हर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हर सेगमेंट को तो नहीं की नीड सेटिस्फाई कर सकती. सो जो आपने अगर एक मार्केट के 10 सेगमेंट्स किए हैं तो हो सकता है यू कैन ओनली सर्व 5 of those segments and the rest of the 5 are just not meant for you. तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि जी हमारी जो टारगेट सेगमेंट्स हैं वो ये 5 सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट 1, 3, 8, 9 and 80. तो ये जो 5 सेगमेंट्स हैं इनको जब आप सर्व करना चाहेंगे by doing what you can do and do it well for those particular 5 segments only, this is the process of targeting then. And once you've decided that okay, I'm going to work on these 5 segments, then you're going to place your product, you're going to place the product in the minds and in the hearts, and by developing a perception of that product for those target market which have been selected by you in the targeting process. तो सबसे पहले
आपने STP में जो सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग है उसमें सबसे पहले आपने सेगमेंट किया, आपने मार्केट को उसकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वंस दैट हैज बीन डन, आपने ये टारगेट किया कि मैंने उस तमाम तर जो डिविजन्स हैं उनमें से किस डिवीजन को एक्चुअली सर्व करना है, और जब आपने ये भी ईयर मार्क कर लिया, ओनली देन आप अपने उस मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे इन द perceptive, in the cognitive actions taken by your buyers. So positioning means that it's implementation of the segmentation by optimizing our products and services for that segment, in communicating that we have made the choice to distinguish ourselves that way. एक कंपनी हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप बना रही हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल एक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, बट एक सोप का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है जो सोप के लोगों को वो ये शो करते हैं कि जी ये पहला इस्लामी साबुन है। अब बाय डूइंग दिस व्हाट दे डूइंग इज कि उन्होंने अपनी तमाम तर स्ट्रैटेजीज, तमाम तर रिसोर्सेज और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जो हैं वो डायरेक्ट कर दी हैं टुवर्ड्स दोज पीपल जो कि बहुत रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड रखते हैं, विच आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इस्लामिक प्रोडक्ट्स। तो उनको टारगेट करने के लिए उन्होंने कहा जी दिस सोप पाकिस्तान का पहला इस्लामी साबुन। अब चीज तो कोई भी मजहब जो है वो किसी चीज का तो नहीं होता, साबुन का, गाड़ी का, ऐनक का, घड़ी का, कपड़ों का, इनका तो कोई रिलीजन नहीं होता। रिलीजन तो उस पर्टिकुलर किसी ह्यूमन बीइंग का होगा, और उन ह्यूमंस को टारगेट करने के लिए इन्होंने पहला इस्लामी सोप का एक बैंड वैगन पे चढ़ गए। सो दे एक्चुअली डिवाइडेड द मार्केट एंड देन देव सीन कि जी जो बाकी मार्केट्स हैं उसमें तो परहैप्स लक्स, डव, फा और पियर्स और ये सारे साबुन दे डूइंग वेरी स्ट्रांग, सो वी वोंट बी एबल टू एग्जिस्ट इन दिस मार्केट। तो उन्होंने एक इस्लामिक, एक रिलीजियस बेसिस पे एक मार्केट को टारगेट करना शुरू कर दिया, और अपने को दे डिसाइडेड टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ दिस वे। By looking at this model, you have a very clear understanding कि ये STP प्रोसेस में सारा कुछ होता क्या है। सेगमेंटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंगली ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं मार्केट को ऑन अ मीनिंगफुल बेसिस, किसी वजह के हिसाब से, रैंडमली नहीं कि आप एक मार्केट में आप जिस एरिया के टेरिटरी मैनेजर हैं आपने उस मार्केट को देखा और आपने कहा ओके ईस्ट साइड पे 50 घर जो हैं वो एक सेगमेंट है, वेस्ट साइड पे 60 घर जो हैं वो सेगमेंट बी हैं, साउथ साइड पे जो 24 हाउसेज हैं वो सेगमेंट सी हैं, और जो साउथ में 150 हाउसेज हैं वो सेगमेंट डी है। नो, यू कैन ओनली डू सेगमेंटेशन ऑन सम मीनिंगफुल बेसिस, किसी ऐसी वजह पे, कॉन्क्रीट वजह के ऊपर जिसकी बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट मार्केट से अलहदा कर सकते हैं। So once the process of segmentation is completed, you then start off with the targeting process. And targeting is selecting which segments to serve. यानी आपने पूरी मार्केट को जो है वो डिवाइड कर दिया डिफरेंट सेगमेंट्स में, और फिर आपने सोचा कि अच्छा मेरी जो पर्टिकुलर मार्केट है वो तो ये मार्केट है जो कि लोग रिलीजियस थिंकिंग रखते हैं, तो ओके मैं फिर इस पूरी मार्केट में से ये जो पर्टिकुलर नीश है उसको वो कंपनी ने अपना साबुन के एडवर्टाइजमेंट से टारगेट करना शुरू कर दिया। टारगेटिंग then leads to positioning, and positioning is implementing the chosen image and appeal chosen. Once the process of segmentation targeting is completed, the company can then position, वो अपने जो ब्रांड है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको, उसके बारे में they can actually start thinking and how to place that product into the hearts and minds of their customers. और ये सारा कुछ होगा by the utilization of the marketing mix,
जो मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रमोशन है, दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड कि क्या कंपनी की प्रोडक्ट इज इट दिस गुड, क्या जो प्राइस दैट इज बीइंग चार्ज क्या वो एक्सेप्टेबल है, कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रमोशनल कैंपेन्स कंपनी वक्त के साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रही होती है, आर दे इनफ फॉर द कंपनी टू lure in the users of other brands as well. Let's see. There are three approaches to marketing and segmentation, targeting and positioning. The first one is the undifferentiated strategy. When you talk about the undifferentiated strategy, it means that in this strategy, all consumers are treated equal. Company makes no effort to satisfy particular groups, and it works for commodities where the product is standard. And one competitor really cannot offer much more than any other, and there are little or there is no need for segmentation. So SDP में जो three approaches हैं, the first one of them is the undifferentiated strategy. By undifferentiated strategy, as you can see and well imagine by now and understand कि differentiated strategy में 5 अहम points हैं. Number 1 ये कि तमाम customers they treated equally. ये नहीं होता कि कोई कस्टमर को वो कहें कि जी दिस इज अ बेटर कस्टमर एंड दिस इज अ नॉट सो गुड कस्टमर. And then company in a differentiated and an undifferentiated strategy, it's not really making any sincere effort or really serious efforts to satisfy their particular groups. It's only what it is doing is that the company is actually obsessed with their commodity और वो उस पर ही फोकस करें. उनका फोकस अपने यूजर्स पे नहीं है, अपनी कंपनी एम्प्लॉइज पे नहीं है, उनका फोकस अपने प्रोडक्ट के ऊपर है. एंड देयर अज्यूमिंग कि जी या तो वहाँ पे कोई कंज्यूमर नहीं है, सॉरी कोई कंपैटिटर नहीं है, या एक या दो कंपैटिटर्स हैं, और देयर इज नो नीड फॉर सेगमेंटेशन. The concentrated strategy is when one firm chooses to focus on one of several segments that exist. जब कंपनी ने अपने सेगमेंटेशन का तमाम तर प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया और जब वो टारगेटिंग के फेज में आए तो व्हाट इट डिसाइडेड वाज कि हम एक नहीं हम 4 मार्केट्स को एड्रेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी दैट वी जस्ट कंप्लीटेड. सो वन फर्म इट चूजेस टू फोकस ऑन वन ऑफ द सेवरल सेगमेंट्स दैट एग्जिस्ट. ये बाकी जो सेगमेंट्स होते हैं उनको दे लेफ्ट टू द कंपैटिटर्स. जैसे कि सारी की बजट एयरलाइंस होती हैं, ऑल बजट एयरलाइंस दे फॉलो अ कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी. जब कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके उसमें अपना प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर रही होती है, तो चाहे वो कितनी ही स्ट्रॉन्ग कंपनी ना हो, इट कैन नॉट गो ऑन टू सर्व द कंप्लीट मार्केट अक्रॉस द बोर्ड. सो इन दैट केस द कंपनी एक्चुअली focuses on more than one segments to see if they can achieve the desired results. The third is the differentiated strategy. When we talk about a differentiated strategy, it means that we offer a variety of classes and tickets, an effort to capture as much of the different needs of the travelers as they can, and the need to understand the whole market and to be able to segment it around different consumer needs. So segmentation is dividing a market by a set of predetermined criteria. सबसे ज़्यादा जो segmentation का फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ये है कि by segmentation you can actually get a very clear insight of your target market, and you're able to understand the needs of the potential and the existing customers in the market. कि कभी कभार आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी यूजेज की बेसिस पे, उसकी सेगमेंटेशन की बेसिस पे you're able to understand कि यार ये जो ग्रुप है दिस इज माई एग्जिस्टिंग यूजर्स, ये तो प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो 5% ऑफ द पॉपुलेशन है विच आर नॉट यूजिंग दैट प्रोडक्ट अर्लियर, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एज वेल. इट मे बी बिकॉज दे कंसिडर द पीपल हु आर ऑलरेडी यूजिंग देम एज देयर ओपिनियन लीडर्स, या वो प्रोडक्ट कंपनी ने कुछ अरसे के बाद उसकी प्राइसेस लो कर दी. सो
ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट ऑप्शंस कंपनी जो है वो ये देख सकती है कि उसकी सेगमेंटेशन कितनी ही इफेक्टिव है कि नहीं. जो लाइन ऑफ नीड अलोंग सेगमेंटेशन वो है कि कैन इट सर्व, कि कंपनी जो है क्या वो सर्व कर सकती है, कौन कौन सी नीड्स को वो सर्व कर सकती है और कौन कौन सी नीड्स को वो सर्व नहीं कर सकती, और कौन कौन सी नीड्स जो हैं it wants to serve. Company has to consider all these elements as well. The concept of segmentation is to segment only using variables that have meaning. एक meaningful basis पे आप variables को define करके segmentation कर सकते हैं, not randomly. और ये जो segmentation होती है, it is in the context of the company and the market it is operating in. At times companies when they think of segmentation वो फौरन से पहले demographic यानी geographical और age, gender और बाकी classifications के हिसाब से जो है वो अपने segmentation कर सकते हैं. So that's not advisable. और क्योंकि जो correct segmentation है, जब तक आप कोई एक सही बारे में, एक ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं पता कर लेंगे कि जो समंदर के नीचे उसका फ्लोर बेड है वो किस किस्म का है, तो हाउ कैन यू एक्चुअली अफोर्ड टू गो एंड फ्लोट ऑन और सेल ऑन द सी. सो टिल द टाइम यू डू नॉट रियली नो कि व्हाट्स बीनीथ डाउन यू, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल इन एनी स्ट्रैटेजी दैट इज बीइंग डन. और अगर आप पहली दफा में हो भी जाते हैं तो व्हाट आर द गारंटीज कि आप नेक्स्ट टाइम भी सक्सेसफुल हो सकें, क्योंकि अगर एक पुअरली कंसीव्ड स्ट्रैटेजी होगी तो इट्स गोइंग टू फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार, as this slide says that it can be easy to talk about this in front of each other like I'm talking to you, but it's very harder to implement because जितनी बड़ी मार्केट होगी उसके वेरिएबल्स भी उतने ही डिफरेंट होंगे और एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को साथ एक वक्त में काम करना कैन बी वेरी टफ जॉब. So this means that some hard choices about which variables will be most useful in distinguishing different groups of consumers and the need to establish a rank order of the variables by relevancy. कि आप एक टेबल पे जब आप उसको एक्चुअली सेगमेंटेशन को आप डॉक्यूमेंट करें, सो आप उसको जो वेरिएबल्स हैं जिसकी बेसिस पे मेजर करें, दे शुड बी पुट ऑन अ पीस ऑफ पेपर सो दैट you can rate the different options on front of the paper. पेपर के ऊपर आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे और फिर वो उसके हिसाब से जो है वो एक डिसीजन पे पहुंचेगा. With this we come to the close of this lecture. इस लेक्चर में हमने सेगमेंटेशन के जो बेसिक्स हैं, जो सेगमेंटेशन के एसेंशियल्स हैं, उसको डिस्कस किया. और वो जो डिस्कशन मीन्स कि हमने जो इंट्रोडक्शन टू सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बारे में बात की, एसटीपी मॉडल डिस्कस किया. जब सारा कुछ हमने ग्राउंड से शुरू किया तो दिस मीन्स कि नाउ वी कैन डिफाइन सेगमेंटेशन ऑन आवर ओन, और द थ्री अप्रोचेस टू मार्केटिंग एंड सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग that has been discussed. So this is all for this particular lecture. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेगमेंटेशन से कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक नई चीज़ें जो हैं उसके बारे में बात होगी. So this is all for now. Thank you very much for this session and see you again very soon in your lecture number 12. All for now. Allah Hafiz.